बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। आज हम आपके साथ जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है और इसे हम ईसोफेजियल रिफ्लक्स या मैदे की तेज़ाबियत और सीने में जलन का होना भी कहते हैं। ये मैदे की तेज़ाबियत ख़ास तौर पर उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जिनका लाइफस्टाइल ठीक ना हो, जिनमें ओवर ईटिंग की हिस्ट्री हो, जो बाहर से खाने ज़्यादा खाते हों, चिकनाई, तली हुई चीज़ें, नमक मिर्चों वाली चीज़ों के ज़्यादा शौकीन हों। अब इसमें होता क्या है, अल्लाह ताला ने हमारी ईसोफेगस या जिसे हम अपना फूड पाइप भी कहते हैं, ये जहाँ पर हमारे स्टमक के साथ मिलता है वहाँ पर एक स्फिंक्टर या एक वाल्व बना रखा है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक दरवाज़ा बना रखा है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे फूड पाइप में से होता हुआ हमारे स्टमक में पहुँच जाता है। जब खुराक हमारे स्टमक में पहुँच जाती है तो ये वाल्व टाइटली क्लोज हो जाता है और स्टमक कंटेंट्स को वापस ईसोफेगस में आने से रोकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्फिंक्टर या ये वाल्व एक वन वे ट्रैफिक के तौर पे काम करता है। अब अगर हम मैदे को देखें तो मैदे में नॉर्मली तेज़ाब की मिकदार मौजूद होती है जो कि खाने को ब्रेक डाउन करने के काम आती है। अल्लाह ताला ने मैदे की साख्त इस तरह से बनाई है कि ये तेज़ाब मैदे की वॉल के ऊपर असर नहीं करता और ये तेज़ाब हमारे फूड पाइप या ईसोफेगस से इसी स्फिंक्टर या इसी वाल्व के ज़रिए आने से रुका हुआ है। मगर जब ये वाल्व ख़राब हो जाता है या थोड़ा सा वीक हो जाता है या मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता तो मैदे का तेज़ाब वापस ऊपर की तरफ यानी फूड पाइप की तरफ, हमारी खुराक की नाली की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिससे खुराक की नाली में जलन महसूस होती है। इस जलन की वजह से सीने में दबाव महसूस होता है। बाज़ औक़ात मरीज़ को रात को उठना पड़ सकता है। उसको ऐसे महसूस होता है जैसे कोई मवाद वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। उसके गले में जलन होगी, गले में दर्द होगी, उसको ऐसा महसूस होगा कि जैसे गले के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है। और बाज़ औक़ात तो ये कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि मरीज़ को ऐसे लगता है कि जैसे उसे हार्ट अटैक आने वाला है। इस सारी कंडीशन को हम रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस या गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं। आज हम आपको उन एहतियाती तदाबीर के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर आप अमल करके बग़ैर दवाई के इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आ जाते हैं उन एहतियाती तदाबीर की तरफ। तो सबसे पहले ज़्यादा कैलोरीज़, कम ग़िज़ाइयत, फ़ैट वाली और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। जो फ़ैट वाली चीज़ें हैं वो मैदे के अंदर डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगाती हैं और स्टमक में स्टे टाइम को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा ये एक हार्मोन ख़ारिज करती हैं जिसे CCK कहते हैं। ये हार्मोन वाल्व को बंद होने में रुकावट पैदा करता है और मैदे की तेज़ाबियत वापस ऊपर की तरफ जाती है और हमें जलन महसूस होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है रिड्यूस फूड क्वांटिटी। खाने की मिकदार को कम करें। जब खाना ज़्यादा खाया जाता है तो ये हमारे स्टमक के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करता है जो कि प्रेशर वापस ऊपर की तरफ मुंतकिल होता है और इससे हमारे सीने में घुटन या जलन की कैफियत पैदा होती है। ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो खाने को डिवाइड करके खाए, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करे। अगर वो 3 दफ़ा ले रहा है तो खाने को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे, 5 हिस्सों में डिवाइड करके खाने को खाए। उसके बाद आ जाता है एडजस्ट फूड इंटेलिजेंटली। जो रिफ्लेक्स के पेशेंट हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह हैं। मिसाल के तौर के ऊपर रिफ्लेक्स के पेशेंट को चॉकलेट से अवॉइड करना चाहिए, चटनी से अवॉइड करना चाहिए, बेवरेजेस जितने भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हमारी जितनी भी हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा चाय से, कॉफ़ी से, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। सिट्रिक एसिड वाली जो चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं उन चीज़ों में ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसके बाद आ जाता है लूज़ वेट। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो फ़ैट की तह इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज़ करेगी जो कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगी और तेज़ाबियत को हमारी खुराक की नाली में जाने का सबब बनेगी। अगर आप ओबीस हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना फौरी तौर के ऊपर वेट रिड्यूस करें। वेट रिडक्शन के लिए हमारी बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है रेगुलर एक्सरसाइज। रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस के पेशेंट के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना या वॉक करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप 30 मिनट डेली वॉक करेंगे और ब्रिस्क वॉक करेंगे यानी 1 मिनट में 120 कदम चलेंगे, 120 फीट इन अ मिनट चलेंगे तो रिफ्लेक्स से काफ़ी हद तक आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वेयर लूज़ क्लोथ्स। आपको चाहिए कि रिफ्लेक्स के पेशेंट ढीले ढाले कपड़े पहने। बाज़ औक़ात लोग टाइट किस्म की बेल्ट पहन लेते हैं,
या ख़वातीन टाइट किस्म के ड्रेस पहन लेती हैं जिससे उनका रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाता है। तो पेशेंट को चाहिए कि लूज़ और ढीले कपड़े इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाता है रेज़ योर बेड साइड। जर्ड के या रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस के पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी बेड साइड को थोड़ा सा ऊंचा कर लें। घर में हम इसे ऊंचा करने के लिए कोई तकिए वाली साइड के ऊपर बेड के नीचे को ब्लॉक्स रख के इसे ऊंचा कर सकते हैं। इसके अलावा हम ज़्यादा हाइट वाला तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं स्लीप एडजस्टमेंट। खाना खाने से 3 घंटे बाद आपने बिल्कुल नहीं सोना, और जब भी आपने सोना है आपने करवट लेके सोना है। ऐसे पेशेंट जो कि रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस का शिकार हों या जर्ड का शिकार हों, वो अगर सीधे लेटेंगे तो उनमें पॉसिबिलिटी होगी कि तेज़ाब उनकी खुराक की नाली की तरफ वापस आएगा। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि करवट लेके लेटें। उसके बाद आ जाता है अवॉइड स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, इसको फौरी तौर पे ड्रॉप करें। तो ये थी व्यूअर्स वो एहतियाती तदाबीर जिनके ऊपर आप अमल करके मैदे की तेज़ाबियत और सीने की जलन से काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के बावजूद आपका प्रॉब्लम परसिस्ट करे तो आप फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रुजू करें। तो ये था मैदे की तेज़ाबियत और सीने की जलन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।